हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल वेलकम बैक टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। दिस इज संभव है और आज के इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज, द सीरीज दैट आई स्टार्टेड इन द लास्ट वीडियो। और जिस सीरीज में आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कराने की कोशिश की जाएगी। द क्वेश्चंस आर रियली रेलेवेंट फॉर यू ऑल और आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो जरूर से वीडियो को अंत तक देखेगा और जहां पर भी क्वेश्चन दिखे वहां पर आप पॉज कीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए और फिर अप्रोच देखिए क्या आपकी अप्रोच बेटर थी। अगर बेटर अप्रोच मिले तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं। और बाकी आप वीडियो को आगे देखते रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का पार्ट 2 आपके सामने आ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस सेट में है, द सेट 2 दैट इज पार्ट 2, तो इसमें क्या पूछा गया। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और पॉज कीजिए वीडियो को और खुद ट्राई कीजिए। कर लिया? तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x minus 1 by 3 is equal to y minus 2 by 1 is equal to z minus 3 by 2 and x minus 3 by 1 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z minus 2 by 3। ठीक है, ये हमारे पास दो लाइंस दी गई हैं और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मैं कोई भी दो लाइंस लूं तो मुझे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो किसी भी प्लेन पे लाई कर सकता है। वो प्लेन तो ये वाला प्लेन भी हो सकता है, यहां से कोई प्लेन आ रहा हो। वो प्लेन ये वाला प्लेन हो सकता है। वो प्लेन, ये जो दो लाइंस हैं जिस प्लेन में, वो प्लेन भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। तो प्लेन दैट वी आर सपोज टू फाइंड इज ऑफ कोर्स नॉट यूनिक। तो उसकी यूनिकनेस डिटरमाइन करने के लिए हमें कुछ और स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए वी कैन यूज दिस कंडीशन दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो चलिए इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। देखिए, प्लेन है हमारे पास और प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब प्लेन का सरफेस जो है वो किसी लाइन के, जैसे ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, आई होप आप ये देख पा रहे हैं। तो प्लेन इसका सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ही पूछी गई है। तो हमारे पास ये लाइन का अगर हमें पता है तो वी वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन दी गई है जो कि हमारे लिए नॉर्मल वेक्टर की तरह काम कर सकती है। तो किसी भी प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के लिए हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जो कि हमें यहाँ पर पता है। तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज इज 2, 3 एंड 1। तो हमारा काम तो आसान हो गया, हमें नॉर्मल वेक्टर के मतलब डायरेक्शन वेक्टर मिल गया। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि कोई एक पॉइंट मिल जाए, क्योंकि हमें पता है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स वी नो दैट अगर हमें किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो वो होता है r माइनस ए वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। आई होप आपने 3D रिवाइज किया होगा, आपका एग्जाम पास आने वाला है। तो अब हम कहीं ना कहीं से ए वेक्टर डिराइव करेंगे, क्योंकि आर तो मेरा स्टैंडर्ड होता है। तो वेयर आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। ओके, ये हमारे पास आर वेक्टर होता है। अब हमें प्लेन बताना है भाई। प्लेन का इक्वेशन बताने के लिए हमें ए वेक्टर कहीं से निकालना पड़ेगा। तो ए वेक्टर यानी कि अब हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए। और पॉइंट कहाँ से आएगा? पॉइंट हमारे पास इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आएगा। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का से मेरा ये मतलब है कि अगर मेरे पास दो लाइंस हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एक लाइन अगर ऐसे चल रही है और एक लाइन अगर ऐसे चल रही है, तो यहाँ वाले पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी होगी कि यहाँ वाले पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा, y कोऑर्डिनेट सेम होगा और z कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर सेम। इसका मतलब मेरे पास ये जो x माइनस 1/3, अगर मैं इस इक्वेशन का इस इक्वेशन ऑफ लाइन का मैं अगर जनरल फॉर्म लिखूं, यानी कि इसे पॉइंट फॉर्म, इसके जनरल पॉइंट लिखूं इस पे, तो ये हो जाएगा 1 + 3 लैम्डा कॉमा 2 + लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा 3 + 2 लैम्डा। फाइन,
ये हमारे पास इसका जनरल पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन इस लाइन के लिए लिखूं, ठीक है, मैं एक बार इसे रब कर देता हूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो अगर मैं इस लाइन के लिए लिखूं तो दैट वुड बी इक्वल टू, लेट्स से दिस इज इक्वल टू म्यू, सम म्यू के बराबर है, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस म्यू कॉमा 1 प्लस 2 म्यू कॉमा सॉरी कॉमा 3 म्यू 2 प्लस 3 म्यू। आई होप आप लोगों को पॉइंट जनरल पॉइंट लिखना आता है। ऑफ कोर्स ये म्यू के बराबर है तो इसके एक्स और वाई और जेड को हमने सेपरेट कर लिया, दिस इज नथिंग स्पेशल, ठीक है। और हमें पता है कि अगर ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन की कंडीशन में इसके एक्स कोऑर्डिनेट, इसके वाई कोऑर्डिनेट और इसके जेड कोऑर्डिनेट सेम होने वाले हैं। तो इसके लिए मैं कंडीशन लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस म्यू। दूसरी इक्वेशन में लिख सकता हूँ 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। और तीसरी इक्वेशन में लिख सकता हूँ 3 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 म्यू। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, मतलब हमारे पास एक इक्वेशन फालतू है। तो उस फालतू इक्वेशन का क्या रोल होता है वो कुछ मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूंगा। बट फिलहाल हम कोई भी 2 इक्वेशन पकड़ लेते हैं। लेट्स से मैंने ये 2 इक्वेशन पहली 2 ही पकड़ लेते हैं। तो 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस म्यू, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं 3 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास अब क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस आ गई हैं 2 वेरिएबल्स में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम ऊपर वाली इक्वेशन को लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज 6 लैम्डा माइनस 2 म्यू माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तो 5 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा का वैल्यू गाइस 1 आ जाता है। लैम्डा का वैल्यू 1 आने की वजह से मैं यहाँ पर इस इक्वेशन का अगर मैं कोई भी जनरल पॉइंट उठाऊं तो हमारे पास जनरल पॉइंट क्या था, 1 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 2 प्लस लैम्डा कॉमा 3 प्लस 2 लैम्डा, राइट। हमारे पास ये दिया गया था। तो अगर मैं इसी पॉइंट में लैम्डा को इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करूं तो ये आ जाएगा 4 कॉमा 3 कॉमा 5। ओके, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, एक हमारे पास पॉइंट आ गया और एक हमारे पास इसका अब डायरेक्शन वेक्टर आ गया। तो अब क्या मैं इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकता हूं? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज वेरी सिंपल नाउ। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, तो इसको मैं 4i प्लस 3j प्लस 5 के ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डॉट विद एन वेक्टर। तो व्हाट इज माय एन वेक्टर हियर? माय एन वेक्टर इज 2i प्लस 3j प्लस k। ओके, सो यहाँ पर 2i प्लस 3j प्लस k ऐसे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर इसे r को आई कैन राइट एज xi प्लस yj प्लस zk, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, तो दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 4 इंटू आई प्लस वाई माइनस 3 इंटू जे प्लस z माइनस 5 इंटू के। ओके, ऐसे लिख देंगे और इसको हम डॉट कर देंगे विद 2i प्लस 3j प्लस 4 प्लस के। फाइन, तो यहाँ पर हमारे पास अब ये आ चुका है। तो इसके हिसाब से आई कैन राइट माई इक्वेशन टू बी 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये इक्वल टू 0 होता है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस z minus 8 9 minus 8 minus 9 minus 17 minus 5 is minus 22, this is equal to 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाता है। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज सी, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो आप लोगों के मन में ये डाउट हो सकता है कि यार ये वाला पॉइंट आया हमारे पास, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, जब हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें पास म्यू भी आएगा एक। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 1 प्लस 3 4, और यहाँ पर हमारे पास म्यू का वैल्यू भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमें चेक करना होता है कि लैम्डा और म्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते तो हो सकता है कि कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन भी आ रहा हो, ठीक है। तो उसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास ये दी गई होती है थर्ड इक्वेशन। इस क्वेश्चन में ऑफ कोर्स ज़रूरत नहीं पड़ी और आई डोंट थिंक कि ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला।
तो चलिए टेंजेंट टू पैराबोला को रिकॉल करते हैं। तो अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि टेंजेंट टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। कुछ याद आया? अगर नहीं याद आया तो रिवीजन चेकलिस्ट को आप देख सकते हैं, वो चैनल पे बनी हुई है, आप रिकॉल कीजिए का उधर देख सकते हैं। तो ठीक है, दूसरा हमारे पास ये एक है और हमारे पास दूसरा अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है तो ये एक सर्कल है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के टेंजेंट की बात करें तो उसके टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल होता है। अच्छा, इससे आप एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई टेंजेंसी की कंडीशन पूछे हमसे सर्कल के लिए और स्लोप की बात करें तो एम स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि m हमारे पास m अगर हमें एम स्क्वायर की बात करूं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब m मस्ट बी आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और m मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -1। तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपकी 10m की वैल्यू हाफ आ रही है या 1/4 आ रही है, ठीक है, यानी कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है ना, 1 से मतलब फ्रैक्शनल इन द सेंस कि मतलब वो लेस देन 1 मतलब r -1 to 1 वाली रेंज में आ रही है तो वो आपका गलत आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, आप इसे रिवीजन चेकलिस्ट से अगेन देख सकते हैं। तो इस समय हमारे पास अगर मैं इसकी बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास a का वैल्यू इज 1/√2, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/√2 अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल होगी। और हमें सिंस दिया गया है m इज पॉजिटिव तो m ग्रेटर देन 0, एक और कंडीशन है। इसमें हमारे पास a का वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m इस वाले पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स आप इस बात पे भी गौर फरमाइए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/√2 अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों सेम लाइन है क्योंकि दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एंड आल्सो टचेस, यानी कि ये कॉमन टेंजेंट की तरह कंडीशन है। ठीक है, तो आइए हम इसे अगर थोड़ा सा ग्राफ पे विजुलाइज करें तो वापस हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ को कैसे भूल सकते हैं। ये हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा, लेट्स से ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो अगर हमें कॉमन टेंजेंट की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ऑफ कोर्स मेरा फिगर अच्छा नहीं बन रहा है बट हाँ ये कुछ इस तरीके से इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पर इसकी बात हो गई और यहाँ पर इसके कॉमन टेंजेंट कुछ इस सेंस में आएंगे। ठीक है, तो आप इसे रफ सा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कैसे कैसे टेंजेंसी की कंडीशन बन रही है। तो मतलब ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव भी पूछा गया है, तो हम इस लाइन के कोफिशिएंट और इस लाइन के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि है तो इक्वेशन सेम, तो इक्वेशन सेम है तो इसके कोफिशिएंट्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m, अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m की बात करूं और मैं बात करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए हमारे पास 1/√2 अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1, अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं 1/1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1/m अपॉन 1/√2 अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1। तो यानी कि 1/m वुड बी, अच्छा ये वाली चीज इक्वल होंगी तभी तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी 1/√2 और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1। चलिए इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट 1/m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1/2, यानी कि 2 इज इक्वल टू m रेज टू द पावर 4 माइनस m स्क्वायर। तो m रेज टू द पावर 4 माइनस m स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अच्छा, इसके फैक्टर क्या है? इसके फैक्टर हैं हमारे पास, इसके फैक्टर हैं 2 into 1, तो ऑफ कोर्स हमारे पास एक ही फैक्टर है, तो m रेज टू द 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ऐसा कुछ कंडीशन आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यानी कि m स्क्वायर का वैल्यू या तो 2 आएगा और m स्क्वायर का वैल्यू या तो -1 आएगा। ये वाली चीज रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि रियल वैल्यूज में स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो m स्क्वायर का वैल्यू 2 है
तो m का वैल्यू या तो +2 होगा या -√2 होगा। तो यानी कि +√2 -√2। अच्छा, हमें m पॉजिटिव भी चाहिए था, तो हमारे पास m का वैल्यू +√2 आ जाता है। तो हमारे पास स्लोप m का वैल्यू आ जाएगा √2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख सकते हैं y = √2x + 1/m यानी कि √2। सो दिस वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है और जेई में लगातार आ रही हैं कुछ सालों से। 2019 के पेपर उठा लीजिएगा, 2018 का उठा लीजिएगा, 2020 के पेपर्स उठा लीजिएगा, आप लोगों को दिख जाएगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स, हाइपरबोला, और ये सारे इक्वेशंस आपसे पूछे गए हैं। तो इन्हें बार बार रिकॉल करते रहिए। और अगर मैं आपको बार बार बोलूंगा कि रिवीजन चेकलिस्ट को आप देख सकते हैं, आपकी रिवीजन अच्छी कर सकता है वो। दैट इज अ वेरी पावरफुल रिसोर्स एंड उसको स्पेशली इसीलिए बताया गया है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। आप लोग देखिए, प्यार दर्शाइए अपना। तो अब हमारे पास एक यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये चैप्टर कौन सा है भाई? चैप्टर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है, काफी सिंपल है। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक इनइक्वालिटी सी दी गई है कि z+4 mod is less than equal to 3 and I have to find the maximum value of z+1। यहां पर ही लोग डर जाते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं, काफी सिंपल है। देखो, z+1 जो है, ठीक है, इसको हमें कहीं ना कहीं z+4 के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ताकि हम इसको थोड़ा रिलेट कर सकें और कोई ना कहीं ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगाएं। तो इसके में हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं? इसको हम z+4 -3 लिख सकते हैं, राइट? अच्छा, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है कि इसे भाई तुम इसको लिख लो लेस देन इक्वल टू mod of z+4 प्लस mod of -3। ठीक है, ऑफ कोर्स सेग्रीगेट कर सकते हैं कि a प्लस बी का मॉड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू mod a प्लस mod b। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए अगेन। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे कंडीशन आ जाएगा, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू mod of z+4 अपॉन mod of 3 यानी कि 3 ऑफ कोर्स। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए z+1। तो mod of z+1 इज ऑफ कोर्स लेस देन और इक्वल टू mod of z+4 प्लस 3। फाइन, ये हमारे पास अब पता लग गया। अब हमें आगे बढ़ना है। आगे कैसे करेंगे? आगे इसमें बहुत सिंपल है। अब हमें पता है कि mod of z+4 इज ऑफ कोर्स लेस देन और इक्वल टू 3। तो मतलब mod of z+4 प्लस 3 इज ऑफ कोर्स लेस देन इक्वल टू 6। मैंने 3 ऐड कर दिया दोनों साइड इनइक्वालिटी के। और ये वाली चीज अगर लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो mod of z+1 वुड बी ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 6। और mod of z+1 ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 6 है, तो z+1 मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। तो आंसर 6, डी आंसर। AIEEE 2007। आई होप वो जेई मेन से तो अच्छा ही पेपर होगा। जेई मेन काफी सिंपल आता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था और आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स कुछ खास नहीं लगा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था ये। कॉम्प्लेक्स से आप इसे कर सकते हैं, इसे सर्कल मान लें और बहुत सारे और तरीके हैं, बट अगर हम ध्यान से देखें तो ये एज सच इसकी जरूरत ही नहीं थी, काफी सिंपल अप्रोच है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक और क्वेश्चन, और ये हमारे पास AIEEE 2007 यानी कि जेई मेन लेवल के क्वेश्चन के अंडर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल्स का, डेफिनेट इंटीग्रल्स का। काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आप लोग इससे घबराए ना। देखिए, हमारे पास I1 दिया गया है, बहुत ही सिंपल है, 1 से लेकर के π/2 dt/1 + t⁻⁶। ओके, एंड हमारे पास एक I2 दिया गया है, दैट इज इंटीग्रल 0 to π/2 x cos x dx अपॉन 1 + x sin x प्लस cos x का पावर 6। ओके, हमें I1 और I2 में रिलेशन निकालना है। ठीक है, I1 और I2 में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है हमें, और उसको हम कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? अच्छा, ऑफ कोर्स I1 और I2 में से कुछ होगा, इन चारों में से ही होगा।
तो हमें यहाँ पर पहले तो देखो सबसे पहली बात है, अगर ये दोनों में से कोई भी आ जाए तो वेल एंड गुड, पर अगर कहीं ना कहीं इक्वल आ गया तो इक्वल और इक्वल टू 0 में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको चेक करना पड़ेगा कि इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसे देख सकते हैं सेकंड इंटीग्रल पे, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है। कॉम्प्लेक्सिटीज में हम कहीं ना कहीं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है, मेरा दिमाग कहता है कि टी को हम इसे ऐसे पुट करते हैं, टी को हम ऐसा करते हैं एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास अगर इसे डिफरेंशिएट करें तो डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, एक्स कॉस एक्स अच्छा प्लस सॉरी एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया, ऑफ कोर्स ऐसे किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, और यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन कर दिया माइनस साइन x। भाई साहब ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो ये तो x cos x बन गया। तो यहाँ पर अगर मैं dt लिखूं तो वो x cos x dx हो जाएगा। फाइन, तो dt हमारे पास x cos x dx आ गया, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं x cos x dx था। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर ये वाली चीज t थी, तो अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि दिस इज यस दिस इज इक्वल टू, है ना, ऐसे ही मतलब हवा में ही जो लोग ज्यादा जल्दी करेंगे वो ऐसे लिख देंगे, ये तो यार डी टी बाय 1 प्लस टी रेज टू पावर 6 है। क्या ये इक्वल है? रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों भाई, क्यों गलत हो गया? अरे यार लिमिट्स तो यहाँ पर x की थी, यहाँ पर लिमिट्स t की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें लिमिट्स अगर डालनी है, यहाँ पर अगर ये ऐसा बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंगली हमें लिमिट्स डालनी पड़ेंगी। तो अगर हम इसकी लिमिट्स की बात करें तो अगर हम x को 0 डालेंगे, ठीक है, जब x को 0 डाला तो t का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, ये गलती हो सकती है, इसीलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आपको अवॉइड करना है मैक्सिमम मिस्टेक्स को, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से आएगा कि हम कहाँ गलती करते हैं। तो ये π/2 प्लस 0 आ जाएगा, तो t 1 से लेकर के π/2 है। और ये बहुत ही खूबसूरती से मैंने कह दिया कि ये I1 भी था, तो इससे मैं कह सकता हूं कि I1 इक्वल टू I2 है, यानी कि आंसर C या D में से कोई होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारे पास आंसर C या D में से है तो आई एम वेरी श्योर ऑफ सेइंग कि यार अगर मैं बात करूं t रेज टू द पावर 6 की, ठीक है, तो t रेज टू द 6 का रेंज अगर मैं बात करूं तो दैट वुड बी ऑफ कोर्स 0 से लेकर के इन्फिनिटी कुछ भी। ठीक है, ऑफ कोर्स टी स्क्वायर का क्यूब है, तो टी स्क्वायर का जो रेंज है, और क्यूब में तो हमारे पास आर ही आएगा। वैसे टी रेज टू पावर 6 एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी हमेशा, चाहे उसमें कोई भी वैल्यू डाल दो, तो टी रेज टू पावर 6 का रेंज कहीं ना कहीं 0 से इन्फिनिटी है। तो 1 प्लस टी रेज टू पावर 6 का रेंज क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। मैं इसका क्यों यूज कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे समझते हैं, धीरे धीरे समझेंगे इसे। अच्छा, अगर मैं इसे रेसिप्रोकल ले लूं तो हमारे पास इनइक्वालिटीज रिवीज हो जाएंगी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी विल ऑफ कोर्स टेंड टू 0। ठीक है, ये 0 ये 1 से स्टार्ट हुआ ना, और यहाँ पर 1, तो ये 1 से, और ये ऐसे साइन आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय टी रेज टू 6। नाउ व्हाट आई कैन अज्यूम कि हमारा जो आंसर रेंज 0 से 1 के बीच में है, तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं और लिमिट ले लूं 0 टू π/2, ऑफ कोर्स मैं ये कैसे लिख सकता हूँ आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा, सॉरी 1 टू π/2 लेना था, तो 1 टू π/2 ले लूं, तो द इंटीग्रल वुड लाई बिटवीन, दिस इज माई आई एंड दिस वुड लाई बिटवीन, देखो ये वाली इंटीग्रल तो 0 ही होगी और ये वाली इंटीग्रल π/2 होगी, तो मतलब मेरा इंटीग्रल नॉन नेगेटिव है और π/2 से छोटा है। तो अगर यहाँ पर इज लेस देन इक्वल टू π/2 ऐसा भी लिखा होता तो ये वाली कंडीशन सही होती, बट यहाँ पर फिलहाल 0 की कंडीशन है, और 0 यहाँ पर ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटीग्रल का वैल्यू नॉन जीरो है, इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर ये आ जाएगा सी। ठीक है, तो अगर कोई मतलब पूछ ले इंटीग्रल का रेंज कैसे निकालोगे कि किस रेंज में होगा ये इंटीग्रल डिपेंडिंग ऑन टी, तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑफ कोर्स आल्सो नोन एज एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये एक काफी बढ़िया सवाल है, बेहतर सवाल, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी
थोड़ा सा आपको डिस्कशन किया गया है। आई एम सॉरी फॉर द दिस इंटरप्शन, बट हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों का सवाल आपको दिया गया है, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। सो हाउ वुड वी सॉल्व इट, ठीक है। सबसे पहले ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिगो, तो ट्रिगो प्लस आईटीएफ दोनों है इसमें, ठीक है। मेजरली आईटीएफ वाला क्वेश्चन ही है, ये ट्रिग्नोमेट्री तो सारे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं cot 2x बाय 3 प्लस tan x बाय 3 हमारे पास दिया गया, एंड दिस इज इक्वल टू cosec kx बाय 3। नाउ व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड फर्स्ट, अच्छा हमें tan इनवर्स tan के निकालना है, तो हमें k कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा पहले। k जो भी रेंज में होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे डिसाइड करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इन द चैप्टर आईटीएफ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना चाहिए कुछ चीजों को। तो हम क्या इसे, हम इसको ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर cot 2x बाय 3 लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1 बाय tan 2x बाय 3, और tan 2x बाय 3 को हम लिख सकते हैं 2 tan x बाय 3 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 3, कूल। और यहाँ पर प्लस tan ऑफ x बाय 3 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू कोसेक kx बाय 3, ओके। नाउ ये वाली चीज हो जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 3। अगर हम एलसीएम ले लें, ऐसा बन जाएगा ये, ओके, कूल। ये हमारे पास बन जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि 2 tan ऑफ x बाय 3, अच्छा ये डिनोमिनेटर एज इट इज, और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 3 बन गया, तो ये sec स्क्वायर x बाय 3 है, या 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 3 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक kx बाय 3। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा है तो वो sin 2 थीटा होता है। आई होप आप लोगों ने ये याद किया होगा, और अगर आपने ये याद किया तो आपको ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा। अगर नहीं किया है तो 1 बाय cos स्क्वायर भी कर लेंगे, तब भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मैं इसे डायरेक्टली लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास sin 2x बाय 3, यानी कि कोसेक 2x बाय 3 इज इक्वल टू कोसेक kx बाय 3। तो यानी कि k का वैल्यू ऑफ कोर्स 2 होगा, ठीक है, क्योंकि हर सोल्यूशन के लिए k का वैल्यू 2 होना चाहिए, ठीक है। जनरल सोल्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास k का वैल्यू गाइस 2 आ गया है। अब हमें कैसे करना है, देखो k का वैल्यू 2 आ गया है तो बहुत सिंपल है। अब तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे करते हैं, अगर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, अगर मुझे tan अल्फा कैलकुलेट करना हो, इज इक्वल टू, तो मैं इसे y एज्यूम कर लेता हूँ। मैं इसे एक और मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को। एक और मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा आईटीएफ, अगर आप रिवीजन चेकलिस्ट देखेंगे तो आप इसे कर सकते हैं। एनीवेज हम अगर tan बोथ साइड ले लें, तो यहाँ पर tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा लिखें, तो अगर मैं इसे y ले रहा हूँ तो tan ऑफ y इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा आ जाएगा, तो y आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा। ये जनरल सोल्यूशन होता है tan का, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो tan इनवर्स ऑफ tan x अगर मैं बात करूँ, tan इनवर्स ऑफ tan x अगर मैं बात करूँ, तो इसका रेंज क्या होगा, तो tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 टू π/2। मतलब यहाँ पर ये वाली वैल्यू, अच्छा x हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर n पाई प्लस 2 जैसा कुछ आएगा, और इसका रेंज कहीं ना कहीं -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स ओपन इंटरवल होगा। तो n का हम वैल्यू क्या डालें कि हमारे पास ये रेंज -π/2 से π/2 आए। तो अगर मैं n को 0 डाल दूं, ठीक है, तो n को 0 डालते ही ये अच्छा ये वाली चीज 2 है, तो ये इसको एक्सीड कर जाएगी। n को 1 डाल के तो ये ऑफ कोर्स और बड़ा होगा, तो -1 डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस पाई, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3.14, तो यानी कि हो जाएगा -1.14 आई गेस, है ना। अगर मैं सब सही कर रहा हूँ तो ये ऐसा कुछ आएगा, ओके। तो ये -1.14 आएगा, तो ये वाली चीज है +1.57 और ये वाली चीज है -1.57। तो इसका मतलब -1.14, मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ऑफ कोर्स पाई का वैल्यू 3.14 थोड़े ना होता है, वो कुछ अजीब सा होता है, ठीक है। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं पाई का 100th प्लेस मुझसे कौन पूछ रहा है, पर मुझे ये पता है कि इसका आंसर 2 - पाई होगा।
तो 2 माइनस पाई इसका आंसर होगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0. If a, b, c are in AP and alpha plus beta is equal to 15, then what is the value of alpha and beta? Alpha beta. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया गया है 15 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो बी बाय ए का वैल्यू आ जाएगा -15। ये हमारे पास एक इक्वेशन। दूसरा हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा जो कि है सी बाय ए, और हमें इसको कैलकुलेट करना है। ऑफ कोर्स अगर ए बी सी ए पी में है, अगर ए बी सी ए पी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी वाली कंडीशन लग सकती है, राइट। और हमारे पास अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 2b बाई ए इज इक्वल टू 1 प्लस सी बाई ए आ जाएगा। सी बाई ए हमारे पास अल्फा बीटा ही है, और यहाँ पर +1 इज इक्वल टू 2 इंटू -15 आ जाएगा। तो हमारे पास अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा -31। अ फेयरली सिंपल प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं, 10th का बच्चा भी इसे सॉल्व कर सकता है। ओके, सो ये हमारे पास एक और प्रॉब्लम है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ही सिंपल है, एरिया निकालना है एक तरह से। तो आप देख सकते हैं कि एफ एक्स हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है फॉर एक्स 0 से 1। तो अगर मैं इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 0 to 2, तो ये हो जाएगा सिंपल 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर के 2 7x माइनस 6 रेज टू द पावर -1/3 dx। ऑफ कोर्स इसमें मतलब कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, इसको हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू 3/2 2/3, और ऑफ कोर्स क्योंकि माइनस एक्स के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे थे तो एक नेगेटिव साइन और आता है। लिमिट्स वुड बी फ्रॉम 0 to 1 प्लस नाउ दिस इज 7x माइनस 6 रेज टू द पावर 2/3, एंड ये आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर हम 1 से लेकर के 2 के बीच में से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये तो देख लो यार, इसमें क्या बोलूँ मैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस -2/3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 0 प्लस 3/2, 7 इंटू 2 14 माइनस 6 8 रेज टू द पावर 2/3 माइनस 7 माइनस 6 दैट इज 1। कूल, ये हमारे पास आ जाएगा। और ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने क्योंकि 7 के साथ इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर एक 7, अच्छा ये 7 भी आना था यार, इंटू 7 भी होना है। यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3/14 इंटू 2 माइनस 1 2 स्क्वायर 4 4 माइनस 1 दैट इज 3, यानी कि 9/14 प्लस 9/14 प्लस ये वाली चीज़ 0 हो गई, और यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 42 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 28, और यहाँ पर हमारे पास 27 आ जाएगा। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 55/42। नो वरीज, बहुत ही सिंपल है, 55/42 इसका ऑप्शन भी मैच कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को गाइज ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो गाइज लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइज, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।